Sudhi Agarwal Kamboj ma'am to enlighten us and give a shower of her knowledge on this occasion. So please give a big round of applause for ma'am. Ma'am, please. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. आप लोग कैसे हैं बच्चे? बिल्कुल जोर से आवाज दे के मुझे बताइए. बहुत बढ़िया. एक तो सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे इतना वार्म वेलकम आप सबकी तरफ से मिला. एंड जैसे कि आयुष जी और पीयूष जी ने कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ नोट फ्रॉम मी. जो टाइम आप दे रहे हो ये आप स्पेंड नहीं करो, ये इन्वेस्टमेंट है आपका. ठीक है. एंड आई मेक श्योर कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगे जो आज हम बात करने वाले हैं. और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आप सबको ये जानना चाहिए. बड़े लोगों को तो जानना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग फाउंडेशन हो. हम आज खड़े हैं, कल आप लोगों को हमारी जगह लेनी है. तो इसलिए आज जो आप लोग इंफॉर्मेशन गैदर करोगे ये पास ऑन होगी समय के साथ. और हम चाहते हैं कि आप हमारे गार्ड बनो, कि आप आगे बताओ कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होता है. जो मैं आज बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. आयुष जी और पीयूष जी ने अपनी मदर का एग्जाम्पल दिया. मैं कुछ भी शुरू करूँ, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, कैंसर के बारे में तो आपने कहा, आपने सुना, किस के घर में कैंसर का मरीज कभी भी हुआ है? देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा. किस के आस पड़ोस में किसी ने देखा है कि कोई कैंसर का मरीज है? आस पड़ोस में देखा, घर में नहीं देखा किसी ने. तो किसी को नहीं पता ये कैंसर एक्चुअली है क्या. दिमाग में एक पिक्चर जरूर है कि कुछ होता है जिससे डरना चाहिए. गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? कुछ है. अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि ये तो बड़े लोगों की बात है, हम जान के क्या करेंगे. या बॉयज बहुत सारे बैठे हैं, उनको ये लगता होगा मैम तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता रही है, ब्रेस्ट कैंसर तो फीमेल्स में होता है, हम बॉयज का क्या काम है यहाँ पे. तो बच्चों आज ये पॉइंट लेते जाओ कि ये सिर्फ फीमेल्स की प्रॉब्लम नहीं है. पहले नंबर तो अगर हमारे पास 100 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आते हैं, उसमें से 1 मेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट भी होता है. ठीक है. तो उसके बारे में इसलिए आप एकदम से अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते. दूसरे, आप एक फैमिली में रहते हो, आपकी मदर्स होंगी, आपकी सिस्टर्स होंगी. आज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, धीरे धीरे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. तब अगर आपको ईश्वर ना करे इस प्रॉब्लम से दोबारा से कहीं आपको इनकाउंटर होना पड़ा, तब आप क्या करोगे. तो इसीलिए आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल ध्यान से सुनो उसको. इवन जो बैक बेंचर्स हैं मैं उनको भी कहूंगी बिल्कुल ध्यान से सुनो. ओके. तो अब मैं टाइम नहीं लूंगी, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ. आई एम डॉक्टर सुधी अग्रवाल काम्बोज. आई एम अ ब्रेस्ट एंड एंडोक्रीन सर्जन. एंडोक्रीन सरल भाषा में बोलूँ तो थायराइड सर्जन. आई एम अ सर्जन. Okay, I am passed out from the prestigious King George's Medical University, Lucknow. After that, I did my MBBS and MS in General Surgery from KGMC. And after that, I did my MCS, Super Specialty in Breast and Endocrine Surgery from Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow. Okay, I did my fellowship from Japan, Nagoya University, CMC Vellore and other places. And for last 10 years, 12 years, I am practicing in Meerut and creating awareness. बाकी और डिटेल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको और बताऊंगी. तो बच्चों आज हम वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. मतलब वर्ल्ड कैंसर डे और हम कैंसर के बारे में, जिसमें हमने पिक किया है टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर. अब ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? हमें पता है ब्रेस्ट एक नॉर्मल बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे. ब्रेस्ट भी एक ऑर्गन है. अब उसमें कुछ कैंसरस सेल्स आ जाती हैं, कुछ सेल्स जो अच्छी नहीं होती, जिनसे हमें डरना चाहिए, और इसके बारे में हम डिस्कस करें. लेकिन ऐसा क्यों, हमने ब्रेस्ट कैंसर को क्यों चुना? अब मान के चलिए अगर मेरी ब्रेस्ट ओपीडी में, ब्रेस्ट क्लिनिक में 100 पेशेंट्स आ रहे हैं, 90% पेशेंट्स को कोई बड़ी खतरे की बात नहीं होती है. सिर्फ 100 में से 10 मरीज ही होते हैं जिनमें हमें थोड़ा लगता है कि इसमें डाउटफुल है, कैंसर हो सकता है या कुछ हो सकता है. तब भी ज्यादातर लोग डरे होते हैं कैंसर को लेके कि कैंसर ना हो. कैंसर, वो 100 के 100 पेशेंट्स डरे होते हैं. सबसे पहले उनका कंसर्न यही होता है कि मुझे ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही, कहीं मुझे कैंसर ना हो. लेकिन उनको भी प्रॉब्लम होती है और वो भी परेशान होकर आते हैं. तो ज्यादातर 100% सभी डरे होते हैं कि कोई बड़ी खतरे की बात ना हो.
तो अगर हम देखें जो खतरा होता है, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, बिना हेलमेट के चलाते हो, सबसे ज्यादा खतरा होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। अगर हम डेथ रेट की बात करें, वो इंस्टेंट होता है, चटाक, बिल्कुल आप ना किसी से कह सकते हो ना बोल सकते हो। यहाँ कम से कम आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि आप किसी से गला शिकवा दूर कर सकते हो। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे खतरनाक होता है, इसमें बहुत ही कम सर्वाइवेबिलिटी होती है, बहुत ही हार्ड ट्रॉमा हिट्स होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। आपने सुना हो किसी को बीपी बहुत बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ गई, जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आ गई। ये ज्यादा रिस्की है, इनसे ज्यादा डेथ होती है, बशर्ते कैंसर से, जिससे सिर्फ 18% डेथ होती है। अगर हम 100 डेथ्स देखें, उसमें सिर्फ 18% डेथ होती है कैंसर से। अब कैंसर भी तो सारे कैंसर मिला के 18% डेथ होती है। फीमेल्स में अगर हम बात करें, हर जगह अगर आप इस डाटा को, अगर आपको ये फिगर्स दिखाई दे रहे हो, तो प्लीज समझिए कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपके मरने का चांस ज्यादा है कंपेयर टू अगर आपको कैंसर है, जो कि ये देखो 7वें नंबर पर है। सिमिलरली मेल्स में तो और पीछे, मतलब काफी कम होता है उसमें। तो ब्रेस्ट कैंसर 7वें नंबर पर आ रहा है। उससे पहले अगर आ भी रहा है तो लंग कैंसर आ रहा है, जो कि आयुषी पीयूजी ने कहा कि अगर आप सिगरेट, स्मोकिंग, तंबाकू कुछ भी कर रहे हो तो आपके कैंसर के होने का और उससे डेथ होने का रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू ब्रेस्ट कैंसर से। ठीक है, और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि कैंसर का इंसिडेंस समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो जो जितना रिस्की एक्टिविटी करेगा उसका रिस्क उतना बढ़ेगा। तो ये कूल नहीं है, जो सिगरेट स्मोकिंग एंड ऑल, ये कूल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने ब्रेस्ट कैंसर को क्यों चुना। तो बच्चों, जो ब्रेस्ट कैंसर है, ये आज आप समझ के जाओ, ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, स्पेशली अमंग फीमेल्स। फीमेल्स में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है पूरे वर्ल्ड में। पहले सर्वाइकल, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को मानते थे, लेकिन अब उसने, ब्रेस्ट कैंसर ने उसको काफी पीछे छोड़ दिया। अब ब्रेस्ट कैंसर है सबसे बड़ा। और हमें पता है फीमेल्स आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी हाउस। फीमेल्स के बिना, चाहे वो किसी भी रोल में हो, माँ के रोल में हो, बहन के रोल में हो, वाइफ के रोल में हो, परिवार नहीं चल सकता। तो फीमेल्स की हेल्थ को लुक आफ्टर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आप इस फिगर को देखो, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखो। इसमें जो ब्रेस्ट कैंसर है ये सबसे ज्यादा है, 11.7%। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। लेकिन इससे जो डेथ है, जो मोर्टेलिटी मीन्स होती है उसकी वजह से डेथ होना, ये है तकरीबन 5वें नंबर पे। तो सबसे ज्यादा कैंसर है, लेकिन वर्ल्ड वाइड, जिसमें हम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको लेते हैं, तो सबसे ज्यादा उनके यहाँ भी हो रहा है, लेकिन 5वें नंबर पे उससे डेथ हो रही है। अब हम इंडिया को देखते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे कि वर्ल्ड में होता है, हमारे यहाँ भी सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। लेकिन उसमें से जो डेथ है वो भी सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर में ही है। तो अगर मैं इसको, ये देखो, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और समराइज करूं कि विदेशों में अगर 8 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर, 8 महिलाएं हैं नॉर्मल, उनको उनकी लाइफ में मान के चलो कम से कम 4 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होगा। इंडिया में अगर 8 महिलाएं हैं, उनमें से सिर्फ 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो हमारे यहाँ उनके हिसाब से रेट कम है ब्रेस्ट कैंसर होने का, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल, उसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे यहाँ 8 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो गया और उनके यहाँ 8 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उनमें से सिर्फ 1 महिला की डेथ होगी, बाकी 7 की डेथ नहीं होगी। हमारे यहाँ अगर 8 को हो गया तो 4 महिलाओं की डेथ हो जाएगी। क्यों? जब उनके यहाँ ज्यादा रेट है कैंसर होने का, डेथ उनका हमसे आधा है। हमारा जो कैंसर होने का रेट है उनसे आधा है, लेकिन जो डेथ होने का रेट है उनसे दुगना है। क्यों? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ आप सभी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है आज के लिए। तो जो कैंसर है ये धीरे धीरे, पहले जब हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था तो इक्का दुक्का मरीज आते थे 90s में। धीरे धीरे आप आज मान के चलो हर मोहल्ले में आपको कोई ना कोई कैंसर का मरीज तो मिल ही जाएगा। आपके दूर के रिश्तेदार में कहीं ना कहीं आप कैंसर की, पहले जाते थे बहुत दूर दूर, यहाँ इलाज नहीं, दूर जाते थे। आज हमारे अपने मेरठ शहर में देखो 4 से 5 सिर्फ कैंसर, डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल खुल गए। ऐसी क्या रीजन है इसकी वजह से? उससे पहले हम समझते हैं कैंसर होता क्या है। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा समझ लिया ना कि कुछ तो चीज है, हमारे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है उसको जानने से पहले हम समझते हैं कैंसर क्या है। तो जैसे
पीयूष जी ने और आयुष जी ने बताया। ये देखो एक छोटा सा एनिमेशन है, बिल्कुल ध्यान से देखना और मैं आपको एक्सप्लेन भी करती चलूंगी। नॉर्मल सेल्स है, हम सभी की बॉडी में वियर एंड टियर एंड ग्रोथ होता है, ये आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा अपनी बायोलॉजी में। तो ये नॉर्मल ग्रोथ होती है। अभी क्या होती है, किसी वजह से उसके जीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सेल में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि उस सेल में उसकी जो मरने की कैपेसिटी है खत्म हो गई और उसकी ग्रो करने की कैपेसिटी बढ़ गई। अब वो सेल आज की डेट में तो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो धीरे 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 ग्रो करेगी क्योंकि उसकी मरने की कैपेसिटी अपोप्टोसिस जिसे हम कहते हैं खत्म हो गई है। ये बहुत ही टेक्निकल चीज है जिसमें हम नहीं जाएंगे। अब मैं बस आपको ये चाहूंगी ये देखने के लिए कि ये देखो, ये हमारी बॉडी की व्हाइट ब्लड सेल्स है, इम्यून सेल्स, वो भी कोशिश करती है, बॉडी भी कोशिश करता है कि आप नॉर्मल सेल्स को पकड़ के मार दो, लेकिन इनकी ग्रोथ रेट जब बहुत ज्यादा हो जाए, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई किसी भी वजह से, या इनका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, तो ये सरपास कर जाती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ओवरकम कर दिया। तो हमारी बॉडी में तकरीबन रोज आज भी इस वक्त हो सकता है आपके अंदर 5 से 6 नई कैंसर सेल्स बनी हो, लेकिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है इसलिए उन्होंने उन्हें मार दिया होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा। लेकिन जब ये इम्यूनिटी किसी वजह से कम हो गई या कैंसर की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो गई, तब जाके धीरे 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 कुछ महीनों या सालों में हमको वो चीज दिखाई देने लगती है। पहले रिपोर्टों में दिखाई देती है, एक्सरे अल्ट्रासाउंड इमेजेस में, धीरे धीरे हमें विजिबली दिखाई देने लगती है अगर वो ऊपरी सतही तौर पे है तो इस तरह से धीरे धीरे उसमें ब्लड वेसल्स, खून की सप्लाई अपना सारा जुगाड़ कर लेती है कैंसर सेल्स, और इस तरह से कैंसर सेल्स बनती है। अब बन तो गई, हम ब्रेस्ट पे अब लिमिट होते, बन तो गई, अब ये स्प्रेड कैसे होती है, मतलब इससे क्या, ठीक है बन गई, गांठ है बन गई, इनकी प्रॉब्लम होती है स्प्रेड करती है। ये अपनी प्लेस पे नहीं रुकेंगी, ये वहां आई बनी, ग्रो, फिर उसमें से अलग अलग तरीके की सेल होती है, वो अपना काम बांट लेती है। एक सेल कहेगी अच्छा मैं तो यहीं ग्रो करूंगी, दूसरी कहेगी चल अच्छा मैं घूमकर आती पूरी बॉडी में, तो वो क्या करेगी, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बन रही है, नई सेल्स होती है, इनको न्यू एंजियोजेनेसिस कहते हैं, इनके थ्रू वो सेल चिटक के गई और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने लगी। अब उसको जहाँ पे एक नया घर मिला कि ये घर अच्छा है, यहाँ पे लिवर हो गया, लंग हो गया, ब्रेन हो गया, बोन हो गया, वहां जाके उसने नया घर बना के वहां पे ग्रोथ करनी शुरू कर दी। अब लिवर, लंग, ब्रेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हड्डियां हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हड्डियां मजबूत होगी तभी तो खड़े होंगे, हड्डियां टूट जाएगी तो बैठ नहीं जाएंगे हम, तो ये वहां जाके उनको वीक करना शुरू कर देंगी। उनकी नॉर्मल सेल्स है, उनको नहीं फैलने देंगी, खुद फैल जाएंगी, उनका न्यूट्रिशन खुद ले लेंगी, ये इस तरह से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने लगती है। यहाँ हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर ये जो कैंसर की सेल्स है, अगर एक लिमिट से पहले हम इन्हें पकड़ के उनको नष्ट कर दे, खत्म कर दे, तो यूजुअली उन्हें टाइम नहीं मिलता कि वो सर्कुलेट करें। लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट कर रही है तो एक तो बॉडी की इम्यून सेल्स उनको मार नहीं सकती एक लिमिट से ज्यादा, तो सबकी लिमिटेशन होती है, और दूसरे फिर वो जगह जगह जाके लॉज हो जाएंगे, तो वहां पे इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस, जो हम कहते हैं स्टेज 4 हो गया है। स्टेज 4 का क्या मतलब है कि ब्रेस्ट के अलावा बॉडी के दूसरे पार्ट्स में अब हमें कैंसर के फीचर्स दिखने लगे हैं, वो एक नॉन क्यूरेबल कंडीशन हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब ठीक है फैल गई तो फैल गई, लिवर में आ गया, एक गांठ बन गई, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे मैंने आपको बताया क्या फर्क पड़ेगा। सपोज लिवर में गई तो लिवर की नॉर्मल सेल्स भी होगी, कैंसरस सेल्स भी होगी, तो कैंसरस सेल्स तेजी से ग्रो करेंगे तो वो सारा खाना खींच के खा लेंगी, नॉर्मल सेल्स को ग्रो नहीं होने देंगी, नॉर्मल सेल्स को बल्कि डिस्ट्रॉय करती रहेंगी, उनकी खुद फैलेंगी, तो नॉर्मल सेल कहाँ जाएगी, धीरे धीरे वो डेड होने लगेगी, तो लिवर का फंक्शन कम हो जाएगा। अब लिवर क्या काम करता है हमारी बॉडी के, अब इन्होंने बताया था ना अल्कोहल है ना, तो अब बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है लिवर हमारा, ठीक, हमारे अंदर इतने टॉक्सिन्स डेली के बन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें तो खा रहे हैं, कहाँ से निकलेगी, लिवर मेटाबॉलाइज करता है उन्हें, अमोनिया बनाता है, सारी चीजें करता है। सो अगर लिवर नहीं काम करेगा तो आपके अंदर इतना पॉइजन डेली का बन रहा है जो बाद में आपके फीकल में फीसिस के थ्रू निकलता है, वो कहाँ से बनेगा, नहीं बन पाएगा। आपको प्रोटीन की जरूरत है, कहाँ बनेगा, लिवर में, तो वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, तो प्रोटीन की कमी होने, तो धीरे धीरे आपका जो बॉडी है ना वो वीक होने लगेगा, लिवर की कमी की वजह से आपको पीलिया हो जाएगा। बोन में चली गई, क्या होगा, बोन में चली गई, धीरे धीरे वहां की बोन वीक करती, जरा सा झटका लगा और वहां फ्रैक्चर। अब सपोज उसकी स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, उसकी कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, पेशेंट तो बेड पर आ गया ना, नस भी दब गई तो उसके पैरों में फालिश मार दी,
अब लंबे टाइम तक बेड पे रहने की वजह से उसको लंबे इन्फेक्शन हो जाएंगे, निमोनिया हो जाए, तो बस ऐसी डेथ हो जाती है धीरे धीरे। इसी तरह से सपोज लंग में आ गया, लंग में पता है ऑक्सीजन देता है, अब लंग ही खराब हो गई तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, धीरे धीरे पेशेंट सांस फूलनी और डेथ। माइंड में आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे तो ब्रेन को वो फैलेगी तो ब्रेन की सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी, उसको झटका आ सकता है, वो उसको फालिज मार सकता है, ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाएगा और ऐसे करते करते हर्निएशन हो गया, किसी ना किसी बहाने से डेथ। तो यहाँ पे हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो मेटास्टेसाइज ना करे, छोटे लेवल पर ही अगर हम उसे टैकल कर लें, पहले नंबर तो बने ना, और बने तो छोटे लेवल पर टैकल हो जाए, ये हमारी सक्सेस का पैरामीटर होता है। अब ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर में ये देखो, ये नॉर्मल ब्रेस्ट आर्किटेक्चर है। बच्चों, फ्रेंड्स, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए ये जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये जो भी बता रहे हैं, प्लीज इसको कॉस्मेसिस या एस्थेसिस के व्यू से मत देखना। आई विल बी शोइंग यू, मैं कुछ ब्रेस्ट की इंपॉर्टेंट इमेजेस दिखाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमेजेस पेशेंट की है, ठीक है, डॉक्टर्स फीमेल्स भी होते हैं, मेल्स भी होते हैं, तो आप एज अ पेशेंट, एज अ जनरल पब्लिक समझ के प्लीज सी दोस इमेजेस, बिकॉज वो आप लोगों की समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, फाइन। तो उसको आप बहुत ही सीरियसली लेंगे जो भी हम बता रहे हैं। इसमें मैं कहूंगी कि पेशेंट की है या बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसको आप लोग बहुत ही मैच्योर तरीके से देखेंगे जो मैं दिखाऊंगी। तो ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में ये डक्ट्स हैं, इन नलियों से, और ये ग्लैंड्स है, इन ग्लैंड्स में यूजुअली दूध बनता है, मिल्क सेक्रेशन होता है, और डक्ट्स के थ्रू ये रास्ते होते हैं जिनसे कि ये निपल तक आता है, यहाँ से बेबी सक करता है। ये नॉर्मल पैथोलॉजी, ये नॉर्मल आर्किटेक्चर है। ये देखो, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। अब इसमें क्या होता है, दो तरीके के कैंसर होते हैं, या तो इन नलियों में कैंसर हो जाए जिसको हम डक्टल कैंसर कहते हैं। इन केस कभी अगर अब लेटर ऑन आपको किसी तरह की रिपोर्ट देखने को मिली तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ऐसा बताया था। और दूसरा होता है जो अगर ग्लैंड्स में जहाँ पे मिल्क बनता है उसको लोब्यूल्स कहते हैं, उसको लोबुलर कैंसर कहते हैं। तो ज्यादातर कैंसर होते हैं ये डक्ट्स में बनते हैं, नलियों में बनते हैं, फाइन, इसको हम डक्टल कैंसर कहते हैं। और ये कैंसर का कितना रिस्क है, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, एक होते हैं मॉडिफाइबल। अब नॉन मॉडिफाइबल वो होते हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। सपोज अगर आप फीमेल पैदा हुए तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क बढ़ गया कैंसर का कंपेयर टू मेल्स। अगर आपकी एज बढ़ रही है, ऑब्वियसली बढ़ेगी हर दिन के साथ, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारा जो रिस्क है वो बढ़ेगा कैंसर का। छोटी उम्र में 10, 20, 15 सालों में कुछ नहीं होगा, फैक्ट है, ये इंडिविजुअल परसेप्शन नहीं है। 25 से 30 साल की लड़कियां भी आएंगी, किसी की मैरिज नहीं हुई होगी, शादी लेट, शादी के बाद बच्चे लेट, बच्चे हो भी गए तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, तो ये सारा सीक्वेंस, या इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो अगर किसी के बच्चे नहीं है, बच्चे लेट हुए हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएगी, आप मान के चलिए ये आपका रिस्क बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ये आपका रिस्क बढ़ेगा। अब अगर किसी की शादी जल्दी हो गई, उसके बच्चे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि उसका रिस्क नहीं हो, उसको भी रिस्क है, लेकिन जिसने शादी नहीं की, जिसके बच्चे नहीं हुए, जिसने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा, उसका रिस्क कई गुना बढ़ गया। इसके अलावा जो आप आसपास देखोगे अगर, तो आपके बहुत ही डिजाइनर, अभी मिठाइयों की दुकान पे जाओ तो बहुत बहुत टेम्पटिंग होता है। आपको क्या लगता है कलर्स क्या है, सेफ है कि हार्मफुल है? हार्मफुल है। ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किए जाते हैं। तो ये जितने भी कलर्स हैं, सब्जियों को हरा भरा दिखाने के लिए आपने कितने वीडियोस देखे होंगे कि सर्कुलेट हो रहे हैं, बैंगन को और बैंगनी दिखाने के लिए कलर यूज करते हैं, भिंडी को और हरा दिखाने के लिए। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी लाइफ में कैसे और क्या आगे करना है। कई बार इडियोपैथिक होता है, ऐसा नहीं है कि हमें पूरे क्लियर कट चीजें मिले। जब इडियट्स होते हैं जो कोई पैथोलॉजी नहीं निकाल पाते, हम उसको इडियोपैथिक कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं पता ये कैसे हो गया, पेशेंट पूछता हमारी तो कोई नहीं था, ये नहीं था, बट इट हैपेंस। लेकिन कई बार अंडरलाइन फैक्टर्स ये मिल जाते हैं हमें। तो अब ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस अगर आप बच्चों इस ग्राफ को देखो तो आप ये देखोगे कि एक समय था जब 50-60 में ज्यादा होता था कैंसर, है ना, 50 से 60 साल की उम्र में ज्यादा होता था। लेकिन आज ये नीला वाला ग्राफ है 25 साल पुराना है, और जो आज का ग्राफ है तो ये देखो, पहले 50 से 60 साल की उम्र में ज्यादा कैंसर होता था, आज की तारीख में 40 से 50 साल की उम्र में ज्यादा कैंसर होता है। शिफ्ट हो गया, पहले ओल्ड एजेस में होता था, अब धीरे धीरे, तो मतलब 30 से 40 उम्र क्या होती है इस वक्त, तो कई लोगों की पढ़ाई भी खत्म नहीं होती है,
तो उस एज में भी कैंसर हो सकता है। जो मेरी सबसे छोटी पेशेंट है वो 15 to 16 ईयर्स की फीमेल थी, ब्रेस्ट कैंसर। और इस तरह के 2 से 3 पेशेंट इंडिविजुअली मेरे ही रहते थे, तो आप सोचो कि और कितने पेशेंट प्रेजेंट करते होंगे। 20 ईयर्स में भी इंसिडेंस हो सकता है, तो इसलिए किसी भी गांठ को हमें हल्के में नहीं लेना। जेनेटिक्स इन ब्रेस्ट कैंसर, जेनेटिक्स कई लोग कहते हैं कि अच्छा फैमिली में क्या फीचर, अच्छा ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखे जाना। किसी को भी 40 साल से अगर कम उम्र का कैंसर होता है या उसको साथ में ओवरी का कैंसर होता है, तो हमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कैंसर फॉर्मेशन के लिए, हमें वो रूल आउट करने जरूरी होते हैं। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, BRCA1 और BRCA2। ये बहुत टेक्निकल है, इसकी डिटेल में मत जाना। इसमें ओवरी और बहुत सारे कैंसर है, जिसमें देखो एक चीज, इसमें मेल्स का कैंसर भी बढ़ता है। BRCA2 में मेल ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ता है। तो किसी अगर फीमेल में हमें BRCA2 मिलता है तो उसके मेल्स को भी हम चेकअप पे रखते हैं कि आपका रिस्क बहुत हाई है। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी बात, और ये सारे पेशेंट फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरह का होता है। आपके दिमाग में अब मोटा आइडिया होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी कैंसर का मरीज देखा नहीं होगा, खासकर जो ब्रेस्ट कैंसर से। तो ये देखो, अगर किसी को गांठ आ जाए, किसी को भी, आपके परिवार में, आपके लव्ड वंस में या किसी, तो ज्यादातर ये गांठें पेनलेस होती है। लेकिन ये 100% नहीं कि वो पेनलेस रहेंगी, मेजॉरिटी पेनलेस होती है, बट अगर पेन के साथ भी कोई गांठ हो उसको चेकअप कराना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है ब्लडी निपल डिस्चार्ज। एक या 2 नलियों से खून सा आ रहा है, कत्थई सा आ रहा है, फ्रैंक ब्लड आ रहा है, उसको सफेद रुमाल से, कपड़े से एक बार चेक करके देखो कि हरा है कि वो, अगर वो कत्थई है, वो लाल है, तो उसको चेकअप की जरूरत है। निपल में चेंजेस आ सकते हैं, निपल में कोई ऐसा घाव बन गया जो ठीक ही नहीं हो रहा है, उसको दवाई लगा ली, एंटीसेप्टिक लगा ली, ठीक नहीं हो रहा है, उसको चेकअप की जरूरत है। निपल पहले ठीक था, अभी अगर धंसना शुरू हो गया नया, तो ये एक वार्निंग सिम्टम हो सकता है। अगर ये संतरे की खाल की तरह स्किन हो जाए, थिक सी स्किन हो जाए, उसको छेद से दिखाई देने लगी, तो ये एक्चुअल इमेजेस पेशेंट अवेयरनेस के लिए है कि आप इस तरह के अगर कोई भी फीचर्स हो उसको हल्के में मत लेना। और क्यों हल्के में नहीं लेना, इसके लिए हम बात करेंगे। या बगल में गांठ आ जाए, उसको लगे गठीलापन है, इमीडिएटली चेक कराना चाहिए। अब अगर पेशेंट आ गया तो हम कैसे चेक कराते हैं? पेशेंट आने पे पहले हम उसको, पेशेंट आया, उसने कहा मैम हमको ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे करें, क्या करें। तो सबसे पहले हम एक थॉरो हिस्ट्री लेते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ही टेक्निकल है ये सारी बातें, हम पूरी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसको चेक करते हैं कि अच्छा ओके ये क्या है, ये हमें कैसा लग रहा है, क्या ये सिंपल लग रहा है, तो हम उसे रीअश्योर कर देते हैं। हमें लगता है नहीं इसमें प्रॉब्लम है, तो हम चेक कराते हैं। चेकिंग में 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं हमारे। एक होती है इमेजिंग हम कराते हैं मैमोग्राफी से, ठीक है। तो मैमोग्राफी होती है जिसमें कि उसमें हम मशीन के अंदर ब्रेस्ट को रखते हैं, उसकी एक्सरेज लेते हैं, बाद में अल्ट्रासाउंड से उसको और कंफर्म करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा जो हमारा रहता है वो है नीडल बायोप्सी। अब ये नीडल बायोप्सी क्या है? नीडल बायोप्सी में हम उस एरिया को सुन कर देते हैं, अल्ट्रासाउंड की सहायता से या डायरेक्टली वहां जाते हैं और ट्यूमर से कुछ पीसेस लेते हैं। ये एक्चुअल जो हम करते हैं जिस तरह से, ये पेशेंट अवेयरनेस के लिए कुछ वीडियोस है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, ऑफिस प्रोसीजर होता है, पेन नहीं होता है इसमें। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं और बहुत मिसनोमर है सोसाइटी में, जो कहते हैं कि हम बायोप्सी नहीं कराएंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आगे कोई भी इलाज, कैंसर का इलाज सिंपल नहीं है कि गांठ निकाली और मसला खत्म। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही टेक्निकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें FNAC बायोप्सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले हम थोड़ी सी सुई से सेल्स लेते थे, अब हम पूरी बायोप्सी कराते हैं और ये पेनलेस होती है और ये हार्मलेस होती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम उन्हें आती है जिनको कैंसर है, उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो कभी भी ये चीज लेके जाओ दिमाग में कि जो बायोप्सी है ये मैंडेटरी है, ये हर जगह जहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो आपसे करवाई जाएगी और आपको करवाना पड़ेगा, बिना उसके आपका सही इलाज नहीं होगा। बाकी इलाज करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, फाइन। अब आते हैं, ठीक है ओके, बहुत सुन लिया, ठीक है, गांठ थी, सिम्टम थे और मेरे में कैंसर डिटेक्ट हो गया, अब क्या करना है? तो इसकी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है। मरीज आया, हमने देखा कि अच्छा ये कैंसर का मरीज है, तो हम उसको ये देखते हैं कि ये कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट में है या ये फैल चुका है बॉडी के दूसरे पार्ट्स में। तो उसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक स्टेज तो बहुत ही छोटा सा है, चिन्ना सा ट्यूमर है, छोटा सा छाती में बेचारा सा पड़ा हुआ है,
दूसरा स्टेज होता है जिसमें कि हम छोटा सा है, छाती में पड़ा हुआ है, और दूसरा स्टेज होता है कि थोड़ा बढ़ गया, तो छोटा सा मान के चलो तो अंगूर के बराबर, थोड़ा सा बढ़ गया मान के चलो थोड़ा नींबू के बराबर हो गया साइज उसका, बगल में भी थोड़ी बहुत गांठें आ सकती हैं। स्टेज 3 में उसने स्किन इन्वॉल्व कर लिया, जो मैंने आपको संतरे की खाल वाला दिखाया था, वो सूजन आ गई उसके ब्रेस्ट में, अब वो बाहर की तरफ दिखने लगा, या फिर उसने पीछे छाती की जो चेस्ट वॉल होती है उसको जकड़ लिया। ठीक है, ये स्टेज 3 होता है। और स्टेज 4 में ये ब्रेस्ट के बाहर फैल चुका है, अब उसको लिवर, लंग, ब्रेन, बोन, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अब दिखने लगा है हमको, चाहे मरीज को कोई शिकायत ना हो, लेकिन हमने जो स्टेजिंग के लिए चेकअप कराए हैं उसमें आ गया। तो इन सब का जो ट्रीटमेंट होता है ये बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ये देखो, ये है स्टेज 3 जो मैंने संतरे की खाल वाला बताया था। ऐसा कोई भी फीचर है उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, इमीडिएटली चेक कराना चाहिए। ये होता है स्टेज 4, लंग, लिवर, ब्रेन, जहां उसको जगह मिली ट्यूमर ने अपना घर बना लिया। तो इसको चेक कराने के लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं। जो बेस्ट होता है, आप सीटी स्कैन करा सकते हैं चेस्ट का और पेट का, नहीं तो पेट स्कैन होता है, तो FDG पेट स्कैन ऐसा करके एक इमेजिंग होती है जो हम कराते हैं, उससे हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाती है कि क्या प्रॉब्लम है। साथ ही साथ एक टेस्ट कराते हैं जो हमने बायोप्सी ली थी, उसमें हम ट्यूमर का नेचर चेक करते हैं कि क्या नेचर है, और उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट 4 स्तंभ होते हैं इसके, 4 पिलर्स। सर्जरी होनी ही होती है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में, कीमोथेरेपी होनी ही होती है सारे मरीजों में, ज़्यादातर पेशेंट में। हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और बिजली की सिकाई, ये सब डिपेंड करता है हर मरीज के ऊपर, वो डॉक्टर डिसाइड करता है रिपोर्ट्स देख के, मरीज को देख के। अब ये जो सीक्वेंस है, अब इसमें भी बहुत हमको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई कहता है, जैसे हमने कहा अच्छा आपको सर्जरी होनी है, तो कहते नहीं, फिर बगल में तो किसी को था, उनको तो कीमोथेरेपी पहले बताई थी, उससे घुल गया था। हम किसी को कहते हैं अच्छा आपकी पहले दवाई लगेगी फिर ऑपरेशन होगा, बोले नहीं उनकी तो ऑपरेशन कर दिया था जाते ही साथ। तो ये क्या डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है, ये कुछ भी हो सकता है, सर्जरी पहले हो सकती है, कीमोथेरेपी पहले हो सकती है, क्योंकि ये आम लोगों को समझ नहीं आएगी, तो ये जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, मान के चलिए दोनों चीजें होंगी ही होंगी। अब जो सर्जरी की कुछ इमेजेस दिखाती हूँ, एक ये सर्जरी होती है जिसमें कंप्लीट ब्रेस्ट हम रिमूव करते हैं, ये बहुत ही कन्वेंशनल है, स्टैंडर्ड कह सकते हैं, ज्यादातर पेशेंट में आज की तारीख में भी ये कराई जाती है। दूसरा होता है कि जिसमें हम ब्रेस्ट को बचाने वाला ऑपरेशन करते हैं। एंड फ्रेंड्स, प्लीज बिलीव मी, धीरे धीरे अब हम कंजर्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमको इतना रेडिकल सर्जरी, पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की हर मरीज को जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम जरा भी, अगर जितनी शुरुआती स्टेज में ले आए, ज्यादातर केसेस में हम ब्रेस्ट भी, हम लाइफ भी बचा सकते हैं, हम ब्रेस्ट भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और अब जो ब्रेस्ट है उसमें हम रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस्ड है और ये सब जगह अवेलेबल है कि ब्रेस्ट रिमूव भी हो गया, अगर करना भी पड़ा तो हम आराम से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन सब की क्यों जरूरत है? साइकोलॉजी पे। ऑब्वियसली हर फीमेल अपने आप को कंप्लीट देखना चाहती है, तो अगर किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से अगर उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ा, तो उसके पास ऑप्शंस है कि वो रिस्टोर कर सकती है अपनी डिग्निटी को। ठीक है, ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, ये इम्प्लांट्स हैं जिस तरह से हम डालते हैं। ये ब्रेस्ट कंजर्वेशन के बाद भी ब्रेस्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल लग सकता है, इस तरह के हमारे रिजल्ट्स हैं। अब कीमोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। कीमोथेरेपी क्या होती है? ये कुछ स्पेशल मेडिसिन होती है जो हर कोई नहीं दे सकता, बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत है। ये क्या करती हैं, जो बॉडी की हम नसों के थ्रू देते हैं इन्हें, और ये जाती हैं, अब जहाँ जो सेल तेजी से बढ़ रही है उस सेल को मार देती है। कैंसर की सेल सबसे तेजी से बढ़ती है, वो उस पर मार सबसे ज्यादा पड़ती है। ओके, लेकिन इनसे बॉडी की में कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे बाल झड़ना, थोड़ा सा बॉडी वीकनेस हो जाना, ब्लड का काउंट कम हो जाना, जिसके लिए हम प्रॉपर पेशेंट को ट्रेन करते हैं ताकि वो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहे और अच्छे से अपनी थेरेपी कंप्लीट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बिजली की सिकाई। अब बिजली की सिकाई में उस एरिया में, जैसे सर्दियों में हम आग तापते हैं मशीन के सामने, हीटर के सामने, वैसे मशीन के सामने उस एरिया में थोड़ी तपिश दी जाती है। स्पेशलाइज्ड रेडिएशन होते हैं, ये ट्यूमर सेल, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से दी जाती है। अब इसके बाद थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट ऑब्वियसली उसमें भी आएगा, इसके तो दो पहलू होते हैं, फायदा हो रहा है तो थोड़ा तो नुकसान होता है, लेकिन फायदा ज्यादा होता है और ये कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं इसमें। अब हार्मोन थेरेपी क्या होती है? ये बहुत ही अच्छी थेरेपी, किसी का पॉजिटिव आता है, कहते हैं अच्छी रिपोर्ट है आपकी, हम 5 से 10 साल के लिए खाने की गोली दे देते हैं, तो वो अपना खाता रहता है, बीच बीच में भी खाता रहता है, अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है। किसी की कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हम ट्रास्टुजिमाब करके एक मेडिसिन देते हैं
और वो भी कैंसर सेल्स को मार करने में हेल्प करती है। अब इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं, जैसे मैंने कहा ना बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है तो या उतनी सफिशिएंट नहीं है तो बाहर से हम इम्यून सेल्स दे देते हैं। नई थेरेपी है जो अभी दी जा रही है लोगों को और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो भैया हमने उसकी बात कर ली कि ओके ट्रीटमेंट वगैरह। अब इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझ में सिवाय इसके कि अगर आप शुरुआती स्टेज में आ गए, स्टेज 0 या स्टेज 1 में, आपका जो सर्वाइवल है नियरली 100% है, नियरली 100%। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीज को आगे बढ़ने से पहले ही रोक दें। जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉडी की पार्ट रहेगा, आपकी सर्वाइवल कम होती जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको हम बताते हैं कि ओके चीज छोटी लग रही है, आप इसको ऑपरेट करा लो। वो हाँ कहीं से मैं तो नहीं कराऊंगी, मुझे तो डर लगता है, मैं तो सुई का चेकअप कर करके और वो अपनी बीमारी बढ़ा लेते हैं। कई महीनों बाद अल्टीमेटली उन्हें जब फाइनल ट्रीटमेंट के लिए आते तो डॉक्टर के हाथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं भैया आप तो वो फैल गया, आप कुछ नहीं कर सकते। या करते भी है तो जो स्टेज 0 या स्टेज 1 में जो रिजल्ट होता है वो तो नहीं अचीव कर सकते। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है, हमें सही इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ना है। सेम है, देखो लोकलाइज्ड डिजीज से शुरुआती है तो आपका 99% सर्वाइवल हो सकता है। आप जितना बीमारी को बढ़ाओगे आपकी सर्वाइवल की उतनी कम होती जाएगी। जितना ये फैल गया, डिस्टेंट हो गया, सर्वाइवबिलिटी कम होगी। सेम इसलिए देख रहे हो सारा। अब जो स्टेज 4 कैंसर था, स्टेज 4 हो गया। कई बार ऐसे मरीज आते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था, आए चेकअप कराया, हमने कहा आपको तो स्टेज 4 है, तो वो इमीडिएटली आए, लेकिन तब भी हमने कहा आपको स्टेज 4 है। ऐसा भी हो सकता है, तो वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है। लेकिन अब इसमें एक चीज है, ये बहुत अच्छी है कि जब जैसे मैंने मेरा जब ट्रेनिंग पीरियड था उसमें हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। अगर स्टेज 4 होता था किसी को लंग में, लिवर में, तो हम फौरन हाथ खड़े कर देते हैं, ये कुछ महीने दर्द और कुछ खास नहीं। बट आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी थेरेपीज है, तो कुछ टेस्ट हम कराते हैं, वो पॉजिटिव आते हैं, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी होती है तो हम वो दे सकते हैं। और सर्वाइवबिलिटी स्टेज 4 में भी 36% के करीब है। मेरे अपने पेशेंट हैं जो स्टेज 4 होते हुए 5 से 6-7 साल उनको आराम से हो गया विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि अगर स्टेज 4 भी हो तो आपको हाथ नहीं खड़े करने की नहीं, वो तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, आप उनसे बात करो, उनके पास पक्के से कोई ना कोई ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी होगी जो आपके पेशेंट को अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं इसके। अब चलो पेशेंट का सब ट्रीटमेंट वगैरह करा दिया, अब क्या? तो उसमें 2 से 3 साल मान लीजिए बहुत हाई रिस्क रहता है कि ट्यूमर कहीं वापस ना जाए, हम थोड़ा ज्यादा विजिलेंट रहते हैं। अगर 5 साल हो गए हैं तो चांसेस कम है कि वही बीमारी लौट कर आए, इसलिए हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट की बात करते हैं। 10 साल के बाद तो चांसेस और ज्यादा कम है कि वही बीमारी हो सकता है कोई दूसरा ट्यूमर बन जाए, बट वो बीमारी के आने का रिस्क बहुत कम होता है। ज्यादातर लोगों की जो डेथ होती है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या अनरिलेटेड कॉजेस की वजह से होती है। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जैसे जैसे समय बढ़ता है, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डेथ के चांसेस कम रहते हैं अगर सही इलाज मिला है उन्हें तो। लेकिन जो ओवरऑल आउटकम है ब्रेस्ट कैंसर में 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है। एक तो पेशेंट फैक्टर, वो कब आया, कब उसने अपनी चीज देखी, कब वो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर के पास आने के बाद उसने कितनी जल्दी अपना ट्रीटमेंट शुरू कराया, और जब ट्रीटमेंट कराया तो कितनी जल्दी लिया, कितने सही से लिया, रुक रुक के लिया या छोड़ छोड़ के। दूसरा है डॉक्टर फैक्टर, वो कितना एक्सपीरियंस था, मरीज ठीक था, उसने जैसी घंटे की चट से डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस नहीं ब्रेस्ट कैंसर मैनेजमेंट, तो वो उसने जो भी ट्रीटमेंट दिया बट सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने से भी पेशेंट को टाइम भी यूज हुआ और सारी चीजें, तो राइट ट्रीटमेंट मिला कि नहीं मिला। थर्ड है ट्यूमर फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है ट्यूमर फैक्टर, ना पेशेंट के हाथ में ना डॉक्टर के हाथ में, ये ईश्वर के हाथ में। उसने बीमारी ही जब हाई ग्रेड की बनाई तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो बीमारी ही किसी दवाई को रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये अगर रेग्रेसिव डिजीज है, रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट है, तो फिर भी ऐसे पेशेंट्स में जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से लो होते हैं। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया की प्रॉब्लम होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कभी भी प्राइमरी प्रिवेंशन पे काम नहीं करते। उन्होंने कहा सीट बेल्ट लगा के चला करो, हेलमेट लगा के चला करो, क्या हम लगाते हैं? कितने लोग लगाते हैं? मेरे हाथ उठा के दिखाओ, लेस देन 50%। गाड़ी सब चलाते हुए सबको आती होगी इस एज में, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। तो प्राइमरी प्रिवेंशन पे हम कभी काम नहीं करते, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल है। फॉल्टी लाइफस्टाइल, मैंने सारा लाइफस्टाइल अभी आपको डिस्कस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव नहीं है। विदेशों में आप जाओ, वहां पे कॉल आ जाएगा,
आपकी स्क्रीनिंग का टाइम हो गया, आप आ जाओ। क्या इंडिया में हम सोच सकते हैं ऐसी कोई बात? स्क्रीनिंग तो हम सोच ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आप खुद से अपने चेकअप करते रहो, ठीक है। ट्रीटमेंट की कॉस्ट, अगर किसी को एक बार प्रॉब्लम हो भी गई तो सबसे बड़ी उसके दिमाग में बात आएगी कि मैं ट्रीटमेंट कैसे कराऊं, क्या कराऊं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब एक बार प्रॉब्लम आ भी गई तो वो उसको डर लगता है कि अरे यार ट्यूमर निकल आए तो मेरे को इतना लंबा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, नीडल टेस्ट, कीमोथेरेपी का, ये सारी जो प्रॉब्लम है उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी नाउ आई एम अबाउट टू कंक्लूड, बट बिफोर दैट इसको आप देखो, विदेशों में हम यहाँ है जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग में ट्यूमर डिटेक्ट होता है। इंडिया में हम आज भी यहाँ है। आपको लग सकता है कि इतना बड़ा ट्यूमर उसको एक दिन में हुआ होगा और उसने इतने सालों तक ये ट्यूमर बचा के रखा होगा। तो इन्हीं सब समस्याओं से जूझने के लिए हमारा एक ग्रुप है प्रशस्ति ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये 2014 से फंक्शनल है, जिसमें कि हम लोगों को अवेयर करते हैं, पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं कि वो इस चीज से डरे ना और आगे बढ़े और खुद भी अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली कराए और लोगों को एजुकेट करें और सही उनको इन्फॉर्मेशन दे कि ब्रेस्ट कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। और सबसे लास्ट बात कि जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, हार्ट, इसका ट्रीटमेंट तो जिंदगी भर चलेगा, एक बार हो गया तो। ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादातर ट्रीटमेंट 1 से 1.5 साल का रहता है। तो बस 1 से 1.5 साल आपको बहुत अच्छे से अपना टाइम निकालना है, बिल्कुल लग के काम करना है। उसके बाद आपका सिर्फ रेगुलर फॉलोअप होता है, तो वो ज्यादा खतरनाक है बशर्ते ब्रेस्ट कैंसर। With this, I would like to thank you all for your patient hearing. Thank you.